हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। स्वागत है आपका हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अपन ने 2 पार्ट पहले पढ़ लिए हैं, जिसके अंदर अपन ने इंपॉर्टेंट बातें कर ली है। आज ये लास्ट पार्ट है इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फिर अपना ये फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आपके ये 3 वीडियो ये होगी और इसके बाद में एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर ये टोटल कुल मिलाकर आपके 8 वीडियोस बनेगी फिजिकल केमिस्ट्री की। इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। आप आराम से 25 नंबर के क्वेश्चन तो इन 8 वीडियो से कर लोगे। ठीक है, तो एक वीडियो इसकी और आएगी, उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी सारी वीडियो कंप्लीट है। अब देखो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो इसके अंदर अपन बात करेंगे सेल के बारे में। सेल देखो अपन ने पिछली 2 वीडियो के अंदर पढ़ा है सेल क्या होता है। सेल वह पात्र होते हैं जिसके अंदर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया संपन्न होती है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसके अंदर? सेल के अंदर। अब ये सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विद्युत अपघटनी सेल और एक होता है आपके विद्युत रासायनिक सेल, है ना। ये 2 प्रकार के सेल होते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल तो अपन ने पढ़ लिया। विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अपन अब पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है कि ये है ना रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे आपके जो आपने टीवी का रिमोट देखा होगा, तो उसको वो कौन सा सेल है? वो आपकी विद्युत रासायनिक सेल। उसके अंदर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है सेल के मध्य, और उन सेल से आपके क्या होता है? फिर रिमोट चलता है। जैसे आपकी घड़ी के सेल हो गए, वो सभी क्या आपके विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं डेनियल सेल को। इंपॉर्टेंट आपके डेनियल सेल, जिससे अपन गलवेनी सेल भी बोलते हैं। अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल, या आप इसको बोल दो गलवेनी सेल, या एक और आप इसका नाम ले लो डेनियल सेल। ये तीनों एक ही है ना। अगर आपके एग्जाम में इनसे अगर विद्युत रासायनिक सेल लिखा जाए, गलवेनी सेल लिखा जाए या डेनियल सेल लिखा जाए, या इन्हीं के अंदर आपको एक और वर्ड लिखा सकता है। ये तो सेल है, एक आता है आपके लवण सेतु। ये वर्ड भी ध्यान रखना, लवण सेतु है ना। इससे ये भी आपको पूछा हुआ है। तो अपन बात करते हैं कि देखो विद्युत रासायनिक सेल या गलवेनी सेल या डेनियल सेल क्या होता है। तो इसके अंदर आपके क्या होते हैं कि 2 पात्र होते हैं। कांच के इस तरह से 2 पात्र होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? कांच के 2 पात्र होते हैं। ठीक है, इस पात्र में क्या होता है आपके? इस पात्र के अंदर, इसके अंदर आपके भरा जाता है, ये जो सॉल्यूशन भरा है इसके अंदर विद्युत अपघट्य भर का है, वो भरा जाता है जिंक सल्फेट। क्या भरा जाता है इसके अंदर? जिंक सल्फेट। इधर आपके भरा जाता है आपके कॉपर सल्फेट। क्या भरा जाता है? कॉपर सल्फेट। इधर क्या भरा गया? जिंक सल्फेट। इधर क्या भरा गया? कॉपर सल्फेट। फिर इनके अंदर लगाया जाता है इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड, इसके अंदर भी लगाया जाता है इलेक्ट्रोड किसके लगाया जाता है? ये जो इलेक्ट्रोड लगाया गया ये किसका है? जिंक का इलेक्ट्रोड है। किसका इलेक्ट्रोड है? जिंक का इलेक्ट्रोड। विलियन कौन सा भर का है इसके अंदर? कॉपर सल्फेट भर का। ये जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है? जिंक का इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड किसका होगा? ये इलेक्ट्रोड होगा आपके कॉपर का। आगे बात समझ में। और फिर इनको क्या करते हैं? एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ दिया। अब इनके बीच में क्या होता है? यहां पर एक संरचना और बनाई जाती है जिसे अपने बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलते हैं? लवण सेतु। इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? लवण सेतु बोलते हैं। तो देखो, अगर आपके पहले विद्युत रासायनिक सेल या गलवेनी सेल आ जाए तो आपको थ्योरी क्या लिखनी है? थ्योरी जब आपके ये सवाल आ जाए तो आपको लिखना है कि विद्युत रासायनिक सेल या गलवेनी सेल के अंदर कांच के 2 पात्र लिए जाते हैं, जिसमें एक तरफ जिंक सल्फेट भरा जाता है, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट भरा जाता है। जिंक सल्फेट विलियन में जिंक का इलेक्ट्रोड लिया जाता है और कॉपर सल्फेट विलियन में कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। इन दोनों को एक वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं और इन दोनों पात्रों के बीच में एक लवण सेतु लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ये लवण सेतु। ये जो दिख रहा है ना, इसे अपन बोलते हैं लवण सेतु।
लवण सेतु बोला जाता है इसको। ठीक है, देखो अब ये लवण सेतु क्या होता है, ये लवण सेतु जो बना होता है, ये बना होता है आपके, ये लवण सेतु किसका बना होता है, KCl KNO3 और अगार अगार का, अगार अगार का बना होता है ना। मतलब इसके अंदर KCl KNO3 और अगार अगार भरी होती है। तो ये क्या होता है, ये एक जेली समान होता है, ये क्या होता है, ऐसे जेली समान होता है, लिक्विड टाइप का जेली समान होता है। ठीक है, ये आपके लवण सेतु होता है। तो ये पूरी किसकी संरचना हो गई, ये आपके विद्युत रासायनिक सेल की संरचना हो गई। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है क्या है कि आप इधर जो ये आपके जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट किसके अंदर टूटता है आपको पता है, जिंक सल्फेट होगा, ये किसके अंदर टूटेगा, Zn+2 प्लस SO4 -2 के अंदर। ये जो जिंक सल्फेट है, ये विलियन इसमें, ये किसमें टूटेगा, Zn+2 और सल्फेट -2 में टूटेगा। इधर अपन बात करते हैं, ये कॉपर सल्फेट है, ये किसमें टूटेगा, ये टूटेगा Copper+2 प्लस SO4 -2 में टूटेगा। हाँ, ये जिंक इसके अंदर टूट गया और ये इसके अंदर टूट गया। अब क्या होता है कि जो बाई तरफ होता है, जो इधर बाई तरफ होता है, उसे अपन बोलते हैं एनोड बोलते हैं। देखो एक वर्ड ध्यान रखना, आप एलोन, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, ALONE, ये वर्ड ध्यान रखना है। इस वर्ड के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, ए का मतलब होता है एनोड, ए का मतलब एनोड है ना, एल का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट यानी बाया तरफ। ठीक है, लेफ्ट का मतलब क्या, बाया तरफ। ओ का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। एन का मतलब होता है नेगेटिव, एन का मतलब नेगेटिव यानी ऋणात्मक चिन्ह, माइनस चिन्ह। और ई का मतलब होता है आपके इलेक्ट्रोड, ई का मतलब आपकी क्या होता है, इलेक्ट्रोड। तो एलोन शब्द आपको ध्यान रखना है, ए यानी एनोड, एल यानी लेफ्ट यानी बाया, ओ यानी ऑक्सीकरण, एन यानी नेगेटिव चिन्ह और ई यानी इलेक्ट्रोड होता है। तो जब भी कोई, अगर आपको बाई तरफ दिखे तो आपको क्या लिखना है, जो ये बाया वाला इलेक्ट्रोड होगा वो कौन सा होगा, उसे आप बोलोगे एनोड बोलोगे। क्या बोलोगे, एनोड। ये आपकी क्या एनोड है। अगर ये एनोड है तो ये वाला कौन सा होगा, कैथोड होगा, है ना। बाई तरफ कौन सा होगा, एनोड होगा, एनोड होगा। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण क्या होता है, जो मैं भी आपको बता दूंगा। एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, मतलब इस पर चिन्ह कौन सा होता है, एनोड पर चिन्ह कौन सा होता है, नेगेटिव। और इधर नेगेटिव चिन्ह है तो कैथोड पर कौन सा चिन्ह होगा, पॉजिटिव चिन्ह होगा। समझ गए। और ई का मतलब तो इलेक्ट्रोड है। तो एलन शब्द को आपको ध्यान रखना है, ए का मतलब एनोड है, एनोड, ये एनोड हो गया। एल का मतलब लेफ्ट यानी बाई तरफ, ओ का मतलब ऑक्सीकरण होता है, एन का मतलब नेगेटिव चिन्ह और ई का मतलब इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या होता है, इस वाली तरफ ये एनोड है, एनोड पर अभी अपन ने बोला क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड, ये क्या करता है, जिंक का इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, Zn+2 बनाता है। ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड ये क्या करता है, इस विलियन के अंदर क्या करता है, Zn+2 आयन और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना रहा है, Zn+2 बना रहा है। तो ये Zn+2 जो आयन है ना, ये तो किसके अंदर आ जाता है, इस यहां से इधर आ जाते हैं, इस विलियन के अंदर, इस विलियन के अंदर। मतलब ये जो जिंक की छड़ है इससे क्या निकल रहा है, Zn+2, Zn+2। और इस विलियन के अंदर ऑलरेडी जिंक+2 है और सल्फेट -2 इस विलियन के अंदर ऑलरेडी है। और क्या आ रहा है, इस छड़ से, ये जो छड़ मतलब इलेक्ट्रोड है, इससे क्या आ रहा है, आपके जिंक+2 आयन आ रहे हैं। ठीक, इस विलियन के अंदर जिंक+2 आयन आ रहे हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस छड़ में रहते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस छड़ में रहते हैं, इस छड़ में रहते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर से गति करते हुए इधर आता है। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब समझ रहे हो ना, इधर जिंक था, इस पर ऑक्सीकरण कितना है, इसका मतलब कोई आवेश है क्या, नहीं, इधर 0 है। इधर कितने हो गए, 2 हो गए। तो 0 से 2 जब इलेक्ट्रॉन ये बढ़ता है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, तो अपन इसे कहते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण अंक है मतलब जो ऊपर जो चार्ज होता है ना, उसे अपन ऑक्सीकरण अंक बोलते हैं। इधर ऑक्सीकरण अंक कितना है, 0 है। इधर ऑक्सीकरण अंक कितना है, 2 है। तो 0 से 2 बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, तो हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये तो आपके रेडॉक्स वाले चैप्टर का था। बस यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एनोड पर क्या होता है, ये एनोड पर है ना, एनोड पर क्या होता है, आपके हमेशा ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। अब इधर बात करते हैं, इस वाले इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। तो अब यहां पर आपकी क्या होता है, यहां पर आपके देखो ये कॉपर, ये आपके कॉपर की छड़ है। ठीक है।
अब क्या करता है, इस विलियन के अंदर क्या है, कॉपर +2 है और सल्फेट -2 है। तो अब यहां पर क्या होता है, ये जो कॉपर +2 आयन है ना, वो इधर जाते हैं, इस छड़ के पास में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे छड़ हैं यहाँ पर कॉपर +2 इस छड़ के पास में जाते हैं और इस छड़ से क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये कॉपर प्लस आयन इस छड़ के पास में जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन जो इस छड़ के पास में जाते हैं और क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं, कॉपर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कॉपर बना लेते हैं। इसलिए क्या होता है, ये जो कॉपर के इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 आयन है वो इस छड़ पर जाकर जमा होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, इस छड़ के से चारों ओर ये जमा होने लगते हैं, इस छड़ के चारों ओर ये जमा होने लगते हैं। तो ये आपके कॉपर बनता है। तो ये किस पर हुआ, ये आपकी कैथोड पर हुआ। किस पर हुआ, कैथोड पर हुआ। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इधर तो क्या हुआ, जिंक की छड़, जो जिंक का इलेक्ट्रोड था उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागे, इलेक्ट्रॉन को त्यागे, Zn2+ इलेक्ट्रॉन है, ये 2+ इलेक्ट्रॉन गति कर इधर जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, गति कर इधर जाएंगे। इनकी दिशा किधर है, इधर आगे की ओर। और इधर क्या हुआ, इधर जो कॉपर के इलेक्ट्रोड, ये कॉपर प्लस आयन इस जिंक की, इस कॉपर की छड़ के पास में जाते हैं, इलेक्ट्रोड के पास में जाते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं और क्या बनाते हैं, कॉपर बनाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस लवण सेतु का क्या काम है, ये आपकी रिएक्शन हो गई है। अब इस लवण सेतु का क्या काम है, तो आप यहाँ पर देखो क्या होता है कि आपने अभी अपन ने बात की कि यहां से क्या हो रहा है, इस विलियन के अंदर ऑलरेडी जो अपन ने लिया जिंक सल्फेट लिया, तो इसके अंदर क्या था, Zn+2 और सल्फेट -2 आयन ऑलरेडी थे। और इस छड़ ने क्या किया, इस छड़ ने क्या किया, इसके अंदर जिंक +2 आयनों को और दिए इस विलियन को, इस विलियन में जिंक +2 आयन को और दिया। तो यहाँ पर Zn+2 की संख्या क्या कर रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, Zn+2 की संख्या बढ़ रही है। Zn+2 की संख्या बढ़ रही है मतलब धनावेश की संख्या बढ़ रही है, आयनों की संख्या बढ़ रही है। और इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर भाई कॉपर इधर जा रहे हैं, कॉपर किधर जा रहे हैं, तो इधर क्या बढ़ रहा है, आपके SO4 - 2 बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं, SO4 - 2 बढ़ रहे हैं, SO4 - 2 बढ़ रहे हैं। इधर तो Zn+2 बढ़ रहे हैं, इधर SO4 - 2 बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, इधर ऋणावेश बढ़ रहा है, इधर धनावेश बढ़ रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, ये आपकी क्या लगाया जाता है, एक लवण सेतु लगाया जाता है। लवण सेतु में क्या होता है, ये जो सल्फेट आयन है ना, वो इधर गति करते हैं, ये सल्फेट आयन इधर गति करते हैं और इधर गति कर वापस जिंक के साथ में बिगड़ा कर जिंक सल्फेट बना लेते हैं और ये बैलेंस हो जाते हैं। तो ये जो लवण सेतु है, इसका काम होता है कि ये परिपथ को उदासीन करता है। एक तो परिपथ को क्या करता है, उदासीन करता है। उदासीन कैसे करता है भाई, इधर सल्फेट आयन मतलब ऋणायन बढ़ रहा था और इधर जिंक +2 था तो धनावेश बढ़ रहा था। तो इधर से क्या हो रहा है, जिंक प्लस सल्फेट आयन इधर आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, जिंक और सल्फेट आपस में बिगड़ करके जिंक सल्फेट बनाकर उदासीन हो रहा है। और दूसरा क्या होता है, ये परिपथ को पूर्ण करता है, परिपथ को पूर्ण करता है। बस ये दो इसके काम है। अगर ये परिपथ को पूर्ण नहीं करता तो इधर ऋणावेश बढ़ते जाता, इधर धनावेश बढ़ते जाता। ठीक है। तो ये आपका हो गया विद्युत रासायनिक सेल। अब इसके अंदर देखो, एनोड पर क्या हुआ, ये रिएक्शन हुई, कैथोड पर क्या हुई, ये रिएक्शन हुई। देखो आपकी एग्जाम के अंदर आता है इसलिए इतना करना पड़ रहा है और समझाने के हिसाब से बड़ा हो रहा है, बाकी आपकी मतलब सिंपल ही है। तो एनोड पर क्या हुआ, ये, और कैथोड पर ये हुआ। अब अभिक्रिया को अपन साथ में लिखेंगे, जैसे अपन मैथमेटिक्स के अंदर अभिक्रिया को साथ में लिखते हैं, वैसे इसमें भी अभिक्रिया को साथ में लिखेंगे। जिंक से क्या बना, Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर +2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बनाया, कॉपर बनाया। ये दोनों अभिक्रिया मैंने साथ में लिख दी, ये वाली और ये वाली। अब इनको जोड़ो तो आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और इधर आकर क्या बचेगा, जिंक प्लस कॉपर +2 और भाई जिंक बचेगा, कॉपर बचा और इधर क्या बढ़ेगा, Zn+2 और प्लस कॉपर। तो मेन रूप से आपकी क्या रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है। जिंक प्लस कॉपर +2 से क्या बनता है, जिंक +2 प्लस कॉपर बनता है। इस रिएक्शन के अंदर आप बता सकते हो कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। अगर मान लो आपको केवल रिएक्शन दे दे और आपसे पूछे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, तो आप कैसे पता लगाओगे, तो पता लगाना है ऑक्सीकरण अंक से। देखो इधर जिंक का ऑक्सीकरण कितना है, मतलब ऊपर की कोई चार्ज है क्या, नहीं, इधर कितना है, 0 है, इधर कितना है, 2 है। तो इधर क्या हो रहा है, देखो 0 से 2 हो रहा है, 0 से 2 हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है ना भाई। इधर तो ऑक्सीकरण अंक 0 था, इधर कितना है, 2 है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ा। तो जब ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब इधर देखो, इधर कॉपर में कितना है, कॉपर +2 है और इधर कितना हो गया, 0। इधर देखो तो इधर 2 से 0 हो रहा है, तो ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहा है, कम हो रहा है
पर इधर 2 से कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ऑक्सीकरण कम हो रहा है, ऑक्सीकरण कम होता है तो इसे अपन बोलते हैं अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, एक पदार्थ का अपचयन होता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, एनोड जो होता है ना, इसका ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके हो गया विद्युत अपघटनी सेल, इसको रासायनिक सेल बोलो आप, या इसको आप गलवेनी सेल बोलो, या इसको लवण सेतु बोलो। आपको अगर ये तीनों आते हैं तो ये पूरा करना है, ये रिएक्शन भी लिखकर आपको बतानी है। ठीक है। अब आपके मन में थोड़ा सा एक सवाल आया होगा कि वो जिंक था, उसके ऑक्सीकरण क्यों हुआ भाई? क्या तो मतलब कॉपर का भी तो ऑक्सीकरण हो सकता था, जिंक का अपने इसके अंदर क्या होता, जिंक का तो ऑक्सीकरण हुआ, जिंक का तो ऑक्सीकरण हुआ और कॉपर का अपचयन हुआ। तो ये क्या जरूरी है कि हर बार जिंक का ऑक्सीकरण ही होगा, कॉपर का हर बार अपचयन ही होगा? क्या कॉपर का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता? क्या जिंक का अपचयन नहीं हो सकता? तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए अपन को एक चीज पता होनी चाहिए, उसे अपन कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी? विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से अपन पता लगा सकते हैं कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, किस पदार्थ का अपचयन हो गया। तो मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बताता हूं अभी। वैसे तो आपको पता होगी विद्युत रासायनिक श्रेणी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अपन बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी लिख रहा हूं ना डायरेक्ट, उसको कैसे याद करोगे? ले के बारात सर काना मजे से आला मन जो करे फेंक दे कोबाल्ट पर, फिर नींबू, फिर अब जगह नहीं तो मैं इधर लिख रहा हूं, नींबू संतरा पानी है को मर सी प्ले गो। ये आपके क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी है। ली ना के सुर, मैं आपको बताता हूं इसको कैसे याद करना है। आप जब इसको कॉपी बनाओ तो एक सीधा लिखना, मेरे तो यहाँ पर जगह कम है इसलिए मुझे इधर लिखना पड़ा। ये पूरा ये सब जो नीचे है ना, ये निकल के नीचे ध्यान रखना, निकल के नीचे एसएन, फिर पीबी, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर प्लेटिनियम, फिर ये गोल्ड है ना, ये इसके नीचे है। तो अब देखो याद कैसे करना है, देखो मैं बता रहा हूं, आप सुन लेगा। ले के बारात, ले के बारात सर का ना, सर का ना, फिर मजे, मजे से आला, मजे से आला, मजे से आला। ठीक है। मन जो करे, मन जो करे, मन जो करे, फेंक दे, फेंक दे, फेंक दे, ये फेंक दे, फिर ये कोबाल्ट पर, किस पर? कोबाल्ट पर। एक बार यहां तक वापिस याद करो, ले के बारात, ले के बारात। ठीक है। फिर सर का ना, सर का ना। ठीक है। फिर मजे, मजे से आला, मजे से आला, मजे से आला, मन जो करे फेंक दे, फेंक दे कोबाल्ट पर। ठीक है। फिर इधर लिखना नींबू, क्या है? नींबू, नींबू संतरा पानी, नींबू संतरा पानी। ठीक है। नींबू संतरा पानी है को मर सी, है को मर सी, है को मर सी प्ले गो, प्ले गो। याद हो जाएगा। अब एक बार साथ में बोलना, ले के बारात सर का ना, मजे से आला, मजे से आला, मन जो करे फेंक दे कोबाल्ट पर, नींबू संतरा पानी है को मर सी प्ले गो। ये जो आपकी श्रेणी है इसे अपन बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी? विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलते हैं इसे? विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर जो तत्व ऊपर होते हैं, जो तत्व ऊपर होते हैं उनका हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है उनका? ऑक्सीकरण। जो तत्व ऊपर होता है उनका ऑक्सीकरण होता है, और जो तत्व नीचे होता है उनका अपचयन होता है। अभी आपको और समझ में आ जाएगा। और यहां पर जो हाइड्रोजन लिखा ना मैंने, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण मतलब अपचयन विभव होता है ना, वो 0 होता है। हाइड्रोजन का अपचयन विभव क्या होता है? 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना। हाइड्रोजन को संदर्भ इलेक्ट्रोड के तौर पर प्रयुक्त करते हैं, अभी बात करेंगे अपन। तो पहली चीज के ध्यान रखना, जो तत्व ऊपर होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, जो तत्व नीचे होता है उनका क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है। जो तत्व ऊपर होते हैं उनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जो तत्व नीचे होता है उनका क्या होता है? अपचयन होता है।
अब मान लो जिसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण कहां पर होता है? एनोड पर होता है। कहां पर होता है? एनोड पर। कहां पर होता है? एनोड पर। ठीक है, एनोड पर चिन्ह कौन सा होता है? एनोड पर चिन्ह नेगेटिव होता है। कौन सा चिन्ह होता है? नेगेटिव। एनोड पर चिन्ह कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। अपचयन, अपचयन की बात करते हैं तो अपचयन किधर होगा? कैथोड पर होगा। और कैथोड पर चिन्ह कौन सा होगा? पॉजिटिव चिन्ह होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। क्या होता है? अपचायक। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? अपचायक होता है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। यहां तक कोई बात समझ में आई या नहीं बता दो फटाफट। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ऊपर वाले तत्व का ऑक्सीकरण होता है, नीचे वाले तत्व का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण कहां पर होता है? एनोड पर होता है। एनोड पर चिन्ह नेगेटिव। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या, वो कौन सा होता है? तो उसे अपचायक बोलते हैं। उसे अपचायक बोलते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक बोलते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं। अब इधर देखना, अब ये अपन क्या लिया था? जिंक लिया था और कॉपर लिया था। देखो जिंक कहां पर, कॉपर कहां पर, फटाफट इसके अंदर देखो जिंक कहां पर, कॉपर कहां पर है। तो आप देखोगे जिंक यहां पर है, कॉपर बताओ कॉपर कहां पर है? कॉपर, कॉपर, ये कॉपर यहां पर सर, जिंक और कॉपर। तो देखो इनमें से ऊपर कौन सा तत्व है? ये है ना, ध्यान में, ये पूरे इसके निकल के नीचे है ना, नीचे है, निकल के नीचे SnPb, वो जगह नहीं इसलिए ऐसे लिख रखा है मैंने। तो बताओ ऊपर कौन सा है? ऊपर जिंक सर, ऊपर जिंक है, नीचे कौन है? कॉपर है। तो अभी अपन ने बात की, जो तत्व ऊपर होगा, जो तत्व ऊपर होगा उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो जिंक का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, होगा भाई। और जो तत्व नीचे होगा उसका क्या होगा? अपचयन होगा। आ गई बात समझ में? आ गई? और देखो, चलो अब जिंक को हटा दो और कॉपर को हटा दो। अब आप ले लो जैसे आप ले लो मैग्नीशियम, ले लो मैग्नीशियम और लिथियम। देखो मैग्नीशियम और लिथियम, तो देखो लिथियम कहां पर है? लिथियम ऊपर ही ऊपर है। मैग्नीशियम किधर है? नीचे है। तो ऊपर कौन सा तत्व है? लिथियम है। तो लिथियम का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। लिथियम का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और नीचे कौन सा? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम का क्या होगा? अपचयन होगा। मैग्नीशियम का क्या होगा? अपचयन होगा। अब देखो ऑक्सीकरण कहां पर होगा? एनोड पर होगा। कहां पर होगा? एनोड पर। चिन्ह कौन सा होगा? नेगेटिव चिन्ह होगा भाई। कौन सा चिन्ह होगा? नेगेटिव चिन्ह होगा। अपचयन कहां पर होगा? कैथोड पर होगा सर। और चिन्ह कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। आ गई ये बात समझ में? ठीक है, अब कौन सा भी ले लो, आप दो तत्व ले लो। जैसे मान लो एक मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं, एक मैं कॉपर ले रहा हूं। देखो कौन सा तत्व ऊपर है? आप देखोगे हाइड्रोजन ऊपर है। तो हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण। और कॉपर का क्या होगा? अपचयन होगा। आप मान लो आप तो कॉपर और प्लेटिनियम लो। कौन क्या लो? कॉपर और प्लेटिनियम। तो अब कॉपर ऊपर है तो कॉपर का क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। और प्लेटिनियम का क्या होगा? अपचयन होगा। प्लेटिनियम का क्या होगा? अपचयन होगा। तो इस तरह से इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से आप क्या कर सकते हो? आप बता सकते हो किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, किस पदार्थ का अपचयन होगा। ठीक है, और अब देखो, अब यहां पर अपचयन ऑक्सीकरण तो समझ गए। तो अब एक और चीज मैंने क्या बताई, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा? अपचायक कहलाएगा। और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। मैं इस वाले एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। जैसे अपन ने लिखा जिंक है ना, जिंक का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो देखो जिंक क्या करेगा? जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। तो देखो Zn+2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। Zn यहां पर ऑक्सीकरण अंक 0 है, यहां पर 2 है। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई तो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और यहां पर कॉपर क्या करेगा? कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बनाता है कॉपर। तो देखो वो क्यों इक्वेशन बनेगी? जिंक कॉपर +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। और क्या बनेगा? Zn+2 प्लस कॉपर बनेगा। तो देखो जिंक का क्या हुआ? जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और कॉपर का अपचयन हुआ। तो ये जो जिंक जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसे अपन क्या कहेंगे? कि ये अपचायक है। क्या है? अपचायक। और ये जो अपचयन, कॉपर का अपचयन हुआ, इसे अपन क्या कहेंगे? ये क्या है? ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो ये आपके विद्युत रासायनिक श्रेणी हो गई है। आपके एक सवाल आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग बताओ। तो आप लिख सकते हो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की तरह से अपन ऑक्सीकरण और एनोड का पता लगा, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, किस पदार्थ का अपचयन होगा, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से अपन बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अपचायक है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है।
विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से आप सेल विद्युत वाहक बल या सेल विभव भी ज्ञात कर सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या है, आप इस श्रेणी की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हो, इसकी सहायता से आप सेल विभव भी ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात कर सकते हो, सेल विभव। देखो सेल विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, जो सेल विभव होता है ना उसको ई सेल से लिखते हैं, और ये हमेशा ज्ञात किया जाता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ये कहां से निकालोगे, कैथोड का मतलब क्या होगा, कैथोड का मतलब जिसका अपचन हो रहा है वो, और एनोड का मतलब जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी के आपके कुछ उपयोग है, ये भी एग्जाम के अंदर आपके पूछे हुए हैं। अब आपके क्वेश्चन आता है सेल निरूपण का। किसका, सेल निरूपण का। देखो सेल निरूपण, सेल निरूपण का मतलब होता है जो सेल के अंदर अभिक्रिया हो रही आप उनको कैसे शॉर्ट में बता सकते हो। मतलब आपको अगर कोई एक सिंपल समीकरण में दर्शाना हो किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के अंदर जो अभिक्रिया हो रही है, तो आप उसको कैसे दर्शाओगे। तो सेल निरूपण के अंदर क्या होता है, डंडियों का प्रयोग होता है, डंडियों का। सेल निरूपण के अंदर क्या होता है, ऐसे दो डंडियां होती है। अगर आपको ऐसे दो डंडियां दिख जाए, इस तरह से आपको दो डंडियां दिख जाए, इसका मतलब है ये किसके बारे में बता रही है, लवण सेतु के बारे में बता रही है। किसके बारे में, लवण सेतु के बारे में, है ना। ये दो डंडे दीजिए, इसका मतलब किसके बारे में बता रही, लवण सेतु के बारे में। हमेशा ध्यान रखना, लवण सेतु के पास में इधर और इधर हमेशा आपको क्या बनना है, आपको वो जो विजन दे रहेगा वो बनना है। और यहां पर आपको एक और खड़ी मतलब डंडी, और यहां पर भी एक और डंडी लिखनी है। बाई तरफ हमेशा एनोड होता है, बाई तरफ हमेशा क्या होता है, एनोड। ये बाया है, ये दाया है। अभी अपन ने बात की बाई तरफ क्या होगा, एनोड, और दाई तरफ क्या होगा, कैथोड। बाई तरफ एनोड, दाई तरफ कैथोड। और ये यहां पर ये बचेगी, यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर एनोड, एनोड का विलयन, और इधर लिखोगे कैथोड का विलयन। तो वो भी समझ में आ जाएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये दो डंडी किसके बारे में बताएगी, लवण सेतु के बारे में। किसके बारे में, लवण सेतु के बारे में। और एक डंडी आपके एनोड और एनोड के विलयन के बारे में बताएगी। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, दो डंडी, एक डंडी, एक डंडी। हमेशा ध्यान रखना, बाई तरफ हमेशा एनोड आएगा, इधर क्या आएगा आपके, एनोड, एनोड। ठीक है, इधर आप एनोड आयन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एनोड आयन। इधर आप लिखोगे कैथोड आयन, कैथोड आयन, और इधर आप लिखोगे कैथोड। अब देखो कैसे है, इधर देखना, अपन ने अभी कौन सा सेल पढ़ा था, डेनियल सेल पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने कौन सी रिएक्शन की थी, उसके अंदर देखो दो चीजें थी, एक जिंक था और एक जिंक सल्फेट था, और एक था आपके कॉपर और कॉपर सल्फेट। ये दो चीजें अपन ने पढ़ी। जिंक किधर था, एनोड की तरफ, और कॉपर किधर था, कैथोड की तरफ। किधर था, कैथोड की तरफ। तो बस इनको लिखना है इस समीकरण में। आप इसको कैसे लिखोगे, पहले तो आप बनाओगे ऐसे दो डंडियां, ये दो डंडियां बना दो। ठीक, इधर एक डंडी, इधर एक डंडी। सबसे पहले देखो इधर आपको क्या लिखना, एनोड। एनोड में इधर क्या है आपके, जिंक है। क्या है, जिंक। तो आप इधर लिखो जिंक। फिर क्या, एनोड का विलयन। एनोड में कौन सा विलयन था, जिंक सल्फेट। तो आप इधर लिखो जिंक सल्फेट। क्या लिखो, जिंक सल्फेट। फिर है कैथोड विलयन। कैथोड में कौन सा विलयन था, कॉपर सल्फेट। तो आप लिखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट। क्या लिखोगे, कॉपर सल्फेट। फिर क्या, कैथोड, कैथोड पर आपके क्या था, कॉपर था, तो ये कॉपर। और ये आपके हो गया सेल निरूपण। ये क्या हो गया आपके, सेल निरूपण। अब आप इसको और दर्शाना चाहते हो तो जिंक, जिंक ठोस होता है तो यहाँ पर सॉलिड लिख दो। जिंक सल्फेट विलयन लिक्विड होता था, अब इसे लिक्विड लिख दो। ये भी लिक्विड, और ये आपके क्या, सॉलिड। तो ये आपके क्या हो गया, सेल निरूपण हो गया। इसी को आप देखो मैंने क्या लिख रहा, एनोड आयन, कैथोड आयन के रूप में भी आप लिख सकते हो। एनोड तो क्या है, जिंक है। जिंक का आयन क्या बना था, जिंक +2 बना था। कॉपर का आयन क्या बना था, कॉपर +2 बना था। तो ये इसके फॉर्म आप लिख सकते हो, जैसे दो डंडी, एक डंडी, एक डंडी। पहले आप क्या लिखोगे, एनोड जिंक, फिर एनोड आयन जिंक +2, फिर इधर आप कॉपर +2 और इधर कॉपर। तो ये आपके क्या हो गया, सेल निरूपण हो गया। इस तरह से आपको क्या करना होता है, सेल निरूपण करना होता है। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, वो करना देखा। ये आपका आता है सेल निरूपण। देखो
आपके पास में आपको ये समीकरण दे रहेगी, आपको बोले इसका आप सेल निरूपण बताओ, क्या बताओ, सेल निरूपण। तो सबसे पहले सेल निरूपण आप कैसे बताओगे, इसमें देखो कि कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है। तो एनोड और कैथोड को आप कैसे पहचानोगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखो जिंक ऊपर आता है या एजी ऊपर आता है, जिंक ऊपर आता है। कौन ऊपर आता है, जिंक है। तो इस जिंक का क्या होगा, जिंक ऊपर आता है, ऊपर वाले का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और एजी नीचे आता है तो एजी का क्या होगा, अपचयन होगा। और वैसे भी आप इसमें ऑक्सीकरण अंक से देख सकते हो, इधर 0 था, इधर 2 हो गए, ऑक्सीकरण अंक बढ़ा तो यहां पर ऑक्सीकरण होगा। अब इसका सेल निरूपण बताओ। तो देखो आप जैसे पहले 2 डंडी, इधर एक डंडी, इधर एक डंडी। एनोड कौन सा होगा, एनोड के जिसका ऑक्सीकरण होगा वो एनोड होगा। तो एनोड कौन होगा, जिंक होगा। कौन होगा, जिंक होगा। और इधर अपन को अब विलयन नहीं दे रखा, अपन को आयन दे रखा, जिंक का कौन सा आयन दे रखा, जिंक +2 दे रखा। तो इधर आप क्या लिखोगे, जिंक +2। फिर कैथोड, कैथोड पर कौन होगा भाई, इधर कैथोड आएगा, कैथोड पर क्या होगा, एजी। और यहां पर क्या आएगा, कैथोड का आयन, कैथोड का आयन क्या है, Ag+। क्या, Ag+। ध्यान रखना इसमें है ना, कभी भी ये न्यूमेरिकल संख्या नहीं दर्शाता, ऐसा आप यहाँ पर 2 मत लिख देना। केवल आपको क्या लिखना है, ये जो चार्ज है वही लिखना है। और ये आपके सॉलिड होता है, जो आयन होता है वो हमेशा एक्वस की फॉर्म में पाया जाता है, ये भी एक्वस की फॉर्म में पाया जाएगा, और ये सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये आपका हो गया सेल निरूपण, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो आपको एक विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक बल, ये एक परिभाषा समझ लो, पूछी नहीं जाती, बस समझ लो। विद्युत वाहक बल क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में ये कोई विलयन है ना, इसके अंदर जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोड को डुबाते हो। कोई विलयन है, इसके अंदर आप इलेक्ट्रोड को डुबाते हो, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये 2 काम कर सकता है। या तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा इसके अंदर, या तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, या ये काम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन 2 ही काम कर सकता है, या तो ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, विलयन के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या क्या करेगा, इस विलयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोड इस विलयन के साथ में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, तो इनके मध्य एक विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। इस विभव को अपन कहते हैं सेल विभव। क्या बोलते हैं, सेल विभव। सेल विभव को बोला जाता है आपके विद्युत वाहक बल बोला जाता है। सेल विभव को क्या बोला जाता है, विद्युत वाहक बल बोला जाता है। तो अगर मान लो इससे आपकी परिभाषा पूछ ले सेल विभव या विद्युत वाहक बल की, तो आप क्या कहोगे, आप लिखोगे कि जब किसी इलेक्ट्रोड को विलयन में डुबाया जाता है तो इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान होने से जो विद्युत उत्पन्न होता है, जो विभव उत्पन्न होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। और सेल विभव को विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब इसके अंदर भी आता है आपके ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव देखो बड़े छोटे छोटे समझ में आने चाहिए, नहीं पूछे जाएंगे। अभी तक तो सेल विभव की परिभाषा नहीं पूछी गई है, ऑक्सीकरण की भी नहीं पूछी गई, और अपचयन विभव की भी नहीं पूछी गई है। अपचयन विभव देखो होता क्या है, ऑक्सीकरण विभव का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागे। ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या होता है कि जब ये आपका इलेक्ट्रोड आपने लिया है, किसी का भी इलेक्ट्रोड ले लो, जिंक का, कॉपर का, किसी का भी ले लो, अगर ये इलेक्ट्रोड इस विलयन के अंदर, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो इसे अपन कौन सा विभव कहेंगे, तो जो विभव उत्पन्न होगा उसे अपन कौन सा विभव कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव। और अपचयन विभव के अंदर क्या होगा, अगर ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जो विभव उत्पन्न होगा उसे कौन सा विभव कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। तो जो विभव उत्पन्न होगा उसे अपन क्या कहेंगे, अपचयन विभव कहेंगे। तो शॉर्ट में समझना, सेल विभव या विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रोड को विलयन में डुबाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे विलयन के अंदर। और अपचयन विभव कब होगा, जब इलेक्ट्रोड ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो उसे अपन क्या कहेंगे, अपचयन विभव कहेंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आपके नेनसेट समीकरण। इंपोर्टेंट इक्वेशन है, इस साल आपको एग्जाम के अंदर देखने को आराम से मिल जाएगी। ये इक्वेशन आने के आपकी चांसेस फुल है। नेनसेट समीकरण तो देखो क्या होती है,
देखो मैं आपको इसके अंदर कैसे इसको निकाला जाता है, तो एक आपको रिएक्शन दे रहा हूं N1A प्लस N2B, ये आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं N3C प्लस N4D। देखो यहां पर ये N1, N2, N3, N4 क्या, इनके मोलों की संख्या है, इनके मोलों की संख्या। अब इनके मोल कुछ भी हो सकते हैं, मतलब समझ लो जैसे एक तो सिंपल रिएक्शन A प्लस B बराबर CD। तो अगर मैं यहां से पूछूं आपके इनके मोल कितने, तो इनके मोल आगे कोई संख्या नहीं थी, इसका मतलब एक एक है, तो इन सबके मोल कितने, एक है। अब मान लो यहां पर मैं 2 लिख दूं, यहां पर मैं 3 लिख दूं, और अब से पूछूं कि ए का मोल कितना, एक का एक मोल है, बी का मोल कितना 2 है, सी के मोल कितना 1 है, डी के मोल कितने 3 है। तो ये N1 N2 ये जो भी लिख रखे ये क्या इनके मोल है, मोल का मतलब इनका आगे जो संख्या लिख रखी वो है, ठीक है। तो ये आपके हो गई। अब ये इक्वेशन होगी, तो आपने एक नियम पढ़ रखा होगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, जिसे अपन गुलबर्ग-वागे नियम भी बोलते हैं, गुलबर्ग-वागे नियम। देखो ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि जो सम्मिश्र स्थिरांक होता है के, वो आपके बराबर होता है इसका अपॉन इसका अनुपात, ये ऊपर ये नीचे। इसको अपन कैसे लिखते हैं, देखो C, इसके आगे ऊपर जो मोल होते हैं इसको ऊपर लिखते हैं N3 इंटू डी, ये D, और D का आगे जो मोल उसको ऊपर लिखेंगे N4 अपॉन ए के ऊपर ए के आगे मोल कितना N1, तो इसको आगे लिखेंगे, फिर B, और B के ऊपर मोल कितने हैं N2, तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो K बराबर कैसे, K बराबर क्या आएगा, C की पावर N, C की पावर N3, D की पावर N4, A की पावर N1 और B की पावर N2। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है ना। क्या ये मतलब क्या होता है, ये होता है आपके सिंपल सा उत्पाद बट्टा अभिकारक। अगर यूं लिखना चाहो तो उत्पाद बट्टा अभिकारक, ये उत्पाद है, ये रिएक्शन से ये उत्पाद बन रहा है, और ये अभिकारक है, उत्पाद और अभिकारक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसको आप नंबर पे लिख कुछ दे दो, ये दे दो। अब आपकी क्या होता है, मैं आपको एक समीकरण बता रहा हूं, वो समीकरण आपको ध्यान रखनी, 2 समीकरण बता रहा हूं, देखना। डेल जी बराबर होता है डेल जी नोट प्लस RT ln के, डेल जी बराबर होता है डेल जी नोट प्लस RT ln के। डेल जी क्या है, यहां पर मैंने आपको बता रखा है, ये मुक्त गिब्स ऊर्जा है, मुक्त गिब्स ऊर्जा है। जब भी इस तरह का आपको गोल छोटा सा डॉट दिखे, इसे बोलते हैं मानक, क्या बोलते हैं, मानक। अब इसका नाम क्या लेगा, मानक गिब्स ऊर्जा। R आज नियतांक है, T ताप है, और K क्या है, K आपकी साम्यवस्था स्थिरांक है, ठीक। एक तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना, इसको समीकरण 1, इसको 2, फिर आप एक और समीकरण, डेल जी बराबर होता है माइनस NFE, ई सेल का मतलब होता है विद्युत बाहुबल, ई सेल का मतलब विद्युत बाहुबल। अब यहां पर फेराडे की संख्या होती है, N क्या होती है, यहां पर N मोलों की संख्या होती है, कितने मोल ले रहे हो, और डेल जी नोट मतलब यहां पर देखो नोट नहीं लगा, ये मानक नहीं, ये क्या मानक हो जाएगा। मैं इनका हिंदी में नाम लिख दूंगा माइनस NFE नोट सेल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेंगे, 2, 3, 4 समीकरण आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आप यहां पर लिखना चाहो तो देखो आप लिख देना, डेल जी क्या यहाँ पर गिब्स ऊर्जा है, डेल जी नोट क्या मानक गिब्स ऊर्जा है, R क्या यहाँ पर नियतांक है, T क्या आपके ताप है, क्या यहाँ पर ये स्थिरांक है, ओके। डेल जी क्या है गिब्स ऊर्जा है, N क्या है यहाँ पर कोई भी मोल की संख्या होती है, अब फेराडे, और ई सेल क्या है यहाँ पर विद्युत बाहुबल, क्या है विद्युत बाहुबल। और अगर ये नोट लग जाओ ना, ये नोट इस तरह का आपको दिखे छोटी सी गोल, इसका मतलब होता है मानक। और मानक का मतलब क्या होता है, मानक का मतलब होता है कि जो भी वो अभिक्रिया होगी वहां पर 2 कंडीशन होगी, एक तो जो ताप होगा वो 293 केल्विन ताप होगा, ताप कितना होगा 293 केल्विन ताप, और जो दाब होगा वो कितना होगा 1 ATM। जो आपके ताप होगा वो कितना होगा 293 केल्विन, और दाब होगा वो कितना होगा 1 ATM होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 1 ATM मतलब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, मानक का मतलब। अब क्या करना है आपको, अब देखो इस समीकरण के अंदर ये सब मान पुटअप कर दो, समीकरण 2 में 1, 3, 4 से मान रखो। देखो डेल जी है ना, डेल जी की जगह मैं यहां से लिख सकता हूं माइनस NFE, मैं लिख रहा हूं माइनस NFE सेल, ठीक है। अभी ये सेल है ना, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान रखना है ना, यहां पर सेल लिखा हुआ है बराबर। फिर डेल जी नोट की जगह क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा माइनस NFE नोट, ठीक है। फिर क्या है यहां पर प्लस RT ln के, तो ये प्लस RT ln, और K की जगह क्या लिखना है, K की जगह मुझे पूरा ये लिखना है, ठीक है।
के की जगह ये लिखना है तो जगह नहीं है। चलो इधर देखना ना, के की जगह मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में n3 d की पावर n4 अपॉन a की पावर n1 और b की पावर n2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उधर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ नहीं, ये के की वैल्यू मैंने वहां पर रखी है। तो हो गया, डेल जी की जगह क्या रखा, माइनस एन एफ ई सेल, और डेल जी नोट की जगह माइनस एन एफ ई नोट, है ना। अब मैं इनको मिटा रहा हूं। अब जो ये इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप भाग दे दो एन एफ ई, माइनस एन एफ का भाग दे दो, एन एफ का भाग। इस वाली इक्वेशन में किसका भाग दोगे, एन एफ माइनस एन एफ का भाग दे दो। तो देखो यहां पर भी आप क्या लिखोगे, माइनस एन एफ, यहां पर भी क्या लिखोगे, माइनस एन एफ, और यहां पर भी क्या लिखोगे, माइनस एन एफ। ये लिखोगे, भाग देने का मतलब यही है। तो भाग दोगे, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल ई। मैं इस ई को इधर लिख रहा हूं, ई बचेगा। ठीक है, इधर भी देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, क्या बचेगा, ई नॉट, तो ई नॉट। ठीक है, उधर देखो, उधर देखो प्लस और माइनस हो तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ये माइनस। ठीक है, ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा है, तो आप एजीडी जैसे कैसे लिख दो, आर टी एन एफ, ये एल एन, और वो इधर सी की पावर n3 d की पावर n4 अपॉन a की पावर n1 और b की पावर n2। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, इसके अंदर आपने किसका भाग दिया, nf का भाग दिया। अब देखो ये आ गया, अच्छा ln है ना, ये हो गया। अब क्या होता है कि ये जो ln है, ये क्या है, जो ln है, पहले तो आप क्या करो, ln और इनके सबके मान लिख दो। ln का मतलब क्या होता है, ln को जब लॉग में चेंज किया जाता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते 2.303 log 10। ln को आप क्या लिख सकते हो, 2.303 log 10 लिख सकते हो। ठीक है, और यहां पर देखो r है, r का जो मान होता है 0.0831 होता है। r यहां पर नियतांक होता है जिसका मान इतना होता है। टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये मानक कंडीशन पे ले रहे थे 298 केल्विन होगा। ठीक है, एफ क्या होता है, फेराडे नियतांक का मान कितना होता है, 96,500 होता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आप जब ये सारी वैल्यू उठाकर यहां पर रखोगे तो लास्ट में जो इक्वेशन आएगी आपके वो आएगी, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन। देखो अपने यहाँ पर एन की वैल्यू नहीं लिखी है ना, एन कैसा आएगा वो भी मैं बता दूंगा। इधर लॉग एलएन को किस में चेंज कर दोगे, लॉग में, और लॉग और ये वाली संख्या एजीडी उतारोगे, सी की पावर n3 डी की पावर n4 ए की पावर n1 और बी की पावर n2। ये जो समीकरण है एपी, ये वाली, इसे पर बोलते हैं नेल्सन समीकरण। क्या बोलते हैं इसे, नेल्सन समीकरण। इसमें ये वैसे आपके न्यूमेरिकल में काम आती है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं आता, ये इक्वेशन पूछी हुई है आपके। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोसेस करना है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटे ही, लेकिन बोर्ड की छोटा, इसकी वजह से ऐसा करना पड़ा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इस समीकरण को आपको यूज कैसे करना है। ये समीकरण ध्यान रखना, जैसे देखो अपन ने अभी डेनियल सेल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेनियल सेल। इक्वेशन देखो उसकी, डेनियल सेल की, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 से क्या बन रहा था, Zn प्लस 2 प्लस कॉपर बन रहा था। ये इक्वेशन हो रही थी। तो अब देखो इसको आप लिखोगे कैसे, ये जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू इसे ज्ञात करो। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। कितने का, 2 इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि यहाँ पर देखो 0 था, यहां से कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पर 2 था, 2 से 0 हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉनों का गैप है, 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो n बराबर कितना आपके 2 है। ठीक है, तो n बराबर आप कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। और देखो अब इसके अंदर पुटअप करके लिखेंगे ना, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ई बराबर ई नॉट। ई की वैल्यू तो आपको ये तो आपको निकालनी पड़ेगी, ये सवाल में दे रखी होगी। ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन की जगह कितना, 2। कैसा है, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, 2। मान लो, वैसे होता तो नहीं, लेकिन मान लो यहां पर 3 और इधर 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 आपके इधर 3 होता है, मान लेना, ऐसा होता नहीं, मान लेना। तो अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, समझ रहे हो, इस तरह से 2। और फिर लॉग, ये आपके लॉग कोष्टक में इधर क्या होना, जिंक प्लस 2 और कॉपर,
ये सी, ये डी। देखो इनका के मोल कितना, एक है, एक है, इसलिए वो एक को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, एक को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अपॉन इधर आप क्या लिखोगे, जिंक, और इधर कॉपर +2। ठीक है भाई, ये चीजें लिखी मैंने सी। इनका आगे देखो मोल कितना, एक है, तो एक को लिखने के ऊपर, इनके ऊपर एक लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान रखना कि अगर इन ब्रैकेट के अंदर ऐसे जिंक है, केवल जिंक देते हैं, जिंक सॉलिड देते हैं, ये जिंक लिक्विड देते हैं, मतलब जिंक लोग जिंक नहीं कौन सा भी तत्व देते हैं आपको, अगर वो सॉलिड में दे रखा है और लिक्विड में दे रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यहां पर देखो कौन कौन सी चीज सॉलिड में दे रखी है, लिक्विड में दे रखी है। यहां पर देखो एक कॉपर, इधर कॉपर और इधर जिंक है, ये सॉलिड की फॉर्म में दे रखे, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप इसको इस तरह से लिखोगे, ई बराबर E0 माइनस 0.0591/2 लॉग। हमेशा अगर किसी भी आयन, किसी भी मतलब आपकी जो ये है जिंक या कॉपर है, इनके ऊपर चार्ज है, अणु के ऊपर चार्ज है, तो उनको तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। जिंक के ऊपर +2 तो +2 लिखो। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 को लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, जिंक को छोड़ दो, कॉपर की जगह यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉपर +2 लिखोगे। जिनके ऊपर चार्ज है उनको तो आपको लिखना ही है। तो ये आपके नियंत्रित समीकरण है, ये भी आपको समझ में आए तो ठीक है, छोड़ दो, लेकिन वो समीकरण तो आपको आने चाहिए, वो आपके एग्जाम में आएगी। अब अपन कुछ इलेक्ट्रोड पढ़ने वाले हैं। इनमें से इलेक्ट्रोड भी आपके एक मतलब इलेक्ट्रोड हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो 3 या 4 इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, वो आपको करना है। जैसे मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो पहला अपन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, वो है आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है, आपके एक पात्र होता है इस तरह का, ठीक है। इस पात्र के अंदर आपको भरा रहता है HCl। क्या भरा रहता है, HCl भरा रहता है ना। और इसके अंदर क्या होती है, एक ऐसी पत्ती लटकी, मतलब एक ऐसा कांच की नली होती है, वो लगाई रहती है। ये एक कांच की नली है जिसके अंदर क्या होता है, आपके एक प्लेटिनियम का तार होता है। कौन सा तार होता है, ये जो तार ये दिख रहा है, ये आपके प्लेटिनियम का तार है, ये प्लेटिनियम का तार, और यहाँ पर एक प्लेटिनियम की पत्ती लटकी होती है। ये प्लेटिनियम का तार है, ये प्लेटिनियम की पत्ती है। और क्या किया जाता है, इधर से आपकी जो जगह खाली, इधर से हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड कराया जाता है। किसको प्रोवाइड कराया जाता है, हाइड्रोजन गैस को। ये विलयन किसका भरा, आपके HCl का भरा है। किसका भरा है, HCl का। और इस HCl की मोलरता कितनी है, 1 मोलरता। इसकी मोलरता कितनी, 1 मोलरता। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की कंडीशन से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये क्या है, PT तार है, प्लेटिनियम का तार है। और ये क्या, आपके प्लेटिनियम की पत्ती है। तो ये आपके जो संरचना ये दिख रहा है डायग्राम, ये किसका है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर एक पात्र होता है जिसके अंदर HCl भरा होता है, एक कांच की नली होती है जिसके अंदर प्लेटिनियम का तार, प्लेटिनियम की पत्ती लटकी होती है, और इस तरह से हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करवाया जाता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन होती है ना, वो निम्न प्रकार से होती है आपके। पहले तो इसका सेल निरूपण मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सेल निरूपण किया जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो इस तरह से किया जाता है। PT, ये PT सॉलिड होता है, प्लेटिनियम का तार सॉलिड है ये। फिर यहाँ पर आपके H2 क्या है, यहाँ पर ये गैस जो आप गैस प्रोवाइड करवा रहे हो। और फिर ये एक डंडी, ये भी एक डंडी है। और यहाँ पर आपके क्या आएगा, H+ आएगा। क्या आएगा, H+। ये एक्वस। यहाँ पर 2 डंडे क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर विलयन, अपने 2 विलयन लिए नहीं है ना। लवण सेतु कहां पर लिया आप, वो 2 डंडे किसको बताती है, लवण सेतु को। यहाँ पर तो अपने कोई लवण सेतु लिए नहीं, इसलिए ये इसका क्या हो गया, ये इसका सेल निरूपण। क्या हो गया, सेल निरूपण। इसका सेल निरूपण हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अभिक्रिया क्या होती है, मतलब जो आपके इलेक्ट्रोड है उस पर अभिक्रिया कौन सी होती है। तो ये जो H+ है, ये H+ क्या करता है, इस विलयन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और बनाता है आपके H। जो ये H+ है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बनाता है क्या, हाइड्रोजन। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस है, ये कभी भी परमाणु के रूप में नहीं पाई जाती, हमेशा अणु के रूप में पाई जाती है। इसे अपन क्या लिखेंगे, 2 1/2 लिखेंगे। इसको समझ के, इसको क्या लिखेंगे, 1/2 2, क्योंकि यहां से क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो वापस 1 ही रहेगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2 1/2। अब आपके इसके अंदर क्या पूछी जाती है, इसकी नैनसेट समीकरण पूछी जाती है। कौन से समीकरण, नैनसेट समीकरण। तो वो इंपॉर्टेंट, वो निकाल लेते हैं। तो नैनसेट समीकरण के लिए पहले क्या जरूरी है, के निकाल लो। के बराबर क्या होगा, उत्पाद बटा अभिकारक। उत्पाद क्या आपके H2, आगे कितना 1/2, तो 1/2 को ऊपर लिखेंगे, अपॉन इधर क्या लिखेंगे, केवल H+। कभी भी इलेक्ट्रॉन को और संख्या को इधर नहीं लिखते हैं। तो क्या यहाँ पर उत्पाद बट्टा अभिकारक, उत्पाद बट्टा अभिकारक। समझ गए,
ये लिखना है, इसका आगे जो संख्या है उसको ऊपर लिखनी है, फिर इधर लिखना है, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना है, केवल जो ये संख्या है H+ इसको लिखना है। अब अपन इसकी नियंत्रण समीकरण निकालते हैं। कौन सी समीकरण? नियंत्रण समीकरण। नियंत्रण समीकरण, ठीक है। नियंत्रण समीकरण में देखो E बराबर E0 है ना, E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log k, ठीक है। ये E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n। यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन का काम हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का काम हो रहा है। कितने? एक इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का। तो n 1 है, log और k की जगह क्या लिखेंगे? H2 अपॉन H+, ठीक है। अब देखो ये जो है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है ना, हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 का मान 0 होता है। आपको क्या ध्यान रखना है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E0 का मान 0 होता है, क्योंकि इसे संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब ये ध्यान रखना E0 का मान कितना होता है? 0 होता है। और अभी अपन ने बात की कि अगर इस लॉग में इस तरह से है तो केवल जो H+ वाला आयन है ना, प्लस वाला आयन, उनको रखेंगे, बाकी को क्या करेंगे? 1 कर देंगे। मतलब यहाँ पर H2 ये कितना होगा? 1 होगा। इस H+ को 1 नहीं करेंगे, प्लस वाले को छोड़ दो, बाकी जो भी कुछ उसको 1 कर दो, बस ये वैल्यू यहां पर रख दो। E बराबर E0 की वैल्यू 0 है, 0 को लिखने की जरूरत नहीं, ये माइनस 0.0591 log, और इसे क्या लिखोगे? 1 अपॉन H+, क्योंकि इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या है? नियंत्रित समीकरण है। ये आपको करनी है। तो पहले आपको डायग्राम बनाना है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, और फिर ये आपको करना है। तो ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। इसी तरह आपके 2 इलेक्ट्रोड और 2-3 इलेक्ट्रोड और वो भी कर लेते हैं। देखो इनको लिखने का तरीका कैसे है, थ्योरी कैसे लिखनी है, तो उसके लिए आप नोट्स देख लेना। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोट्स डाल दूंगा। और अगर फिर भी आपको ये नोट समझ में नहीं आ रहा है कि हमको आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, या आपकी जो फोटो खींच रहे वो सही नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फिर आपको वहां पर पर्सनल नोट्स भेज दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप नंबरों पर, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट है धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है आपके, कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो भी धातु का होगा, और जो विलयन होगा वो भी धातु का होगा। इस तरह से देखो, अभी अपन ने जो सेल पढ़ा था ना, वो इसी का उदाहरण है। ये आपके कोई विद्युत अपघट्य पर, मतलब आपके अंदर विलयन पर रखा है और ये इलेक्ट्रोड लगा रखा है। मान लो ये जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक का है। किसका है? जिंक का है। तो ये आपके ये जो आपके विलयन है ये जिंक सल्फेट होगा। क्या होगा? जिंक सल्फेट होगा। मतलब जिंक की धातु होगी, और उसी धातु का क्या होगा? आपके विलयन होगा। मतलब इसके अंदर अगर आयन की आप बात करोगे तो Zn+2 ही तो होगा, वो आयन लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका अपन को क्या करना है? आपको सेल निरूपण करना है। सेल निरूपण, इसका जो सेल निरूपण होता है वो होता है जिंक, ये सॉलिड, और एक मोल ऐसा आपको बताना है Zn+2 बताना है, ये एक्वस की फॉर्म में। ये इसका क्या है? सेल निरूपण है। जिंक से आपको बताना है Zn+2 बताना है। भाई जिंक रहेगा, जिंक से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो Zn+2 बन जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, अभिक्रिया क्या होगी? Zn+2 है, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा? जिंक बनाएगा। ये जो Zn+2 है ये क्या करेगा? इस विलयन से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा? Zn बनाएगा। अब इसकी नियंत्रित समीकरण लिखनी है। क्या लिखनी है? नियंत्रित समीकरण। नियंत्रित समीकरण। तो इसमें पहले क्या निकाल लो, क्या बराबर क्या होगा? Zn अपॉन Zn+2। Zn+2 ये इसकी क्या होगी? नियंत्रित समीकरण की अपन बात कर ही रहे हैं। ये Zn और ये Zn+2। अब अपन क्या बात करते हैं? अब अपन बात करते हैं इसकी समीकरण। तो E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n और log k। वैल्यू रख दो। E की जगह E0, E बराबर E0, और E0 इनकी वैल्यू आपको पता नहीं है, ये आपको एग्जाम में दी होगी, तो आपको क्या डायरेक्ट ऐसे ही लिखना, माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है? कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो? देखो अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन का, n कितना होंगे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 लिखेंगे। फिर log, और ये Zn अपॉन Zn+2 कहां से लिखा मैंने? ये k की वैल्यू मैंने ऊपर से लिखी। अब देखो कुछ नहीं, आपको पता है इस Zn का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड है
और केवल इसका मान ही रहेगा, चार्ज वाले को ऊपर नहीं हटाते हैं, इसका मान ही 1 लिखेंगे। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, E बराबर E नॉट माइनस 0.0591। अगर आपको भाग देना तो आप इसमें 2 का भाग दे देना, log 1 अपॉन Zn प्लस 2। तो E बराबर E नॉट 0.0591/2 log 1 अपॉन 1 Zn प्लस 2। ये आपके हो गया धातु धातु आयन। अब अपन करते हैं आपके सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, देखो आपके इस तरह का एक पात्र होता है, ठीक है। इस पात्र के अंदर आपके भर दिया जाता है HCl। क्या भर दिया जाता है, HCl भर दिया जाता है। ये आपको जो दिख रहा है वो क्या HCl है, क्या है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें क्या होता है, आपको एक तार डुबा जाता है। क्या डुबा जाता है, तार किसका होगा, सिल्वर की बात करें तो ये तार किसका, Ag तार। किसका तार है, Ag का तार है। अब क्या करते हैं, आपको पता है ये जो Ag तार है, ठीक है, और इस विलियन के अंदर क्या है, HCl मतलब H प्लस है और Cl माइनस है। 2 चीजें इस विलियन के अंदर, एक H प्लस है, एक Cl माइनस है। तो ये Cl माइनस है वो क्या करते हैं, इसके यहां पर जमते जाते हैं। ये Cl माइनस क्या करते हैं, इस Ag के यहां पर जमते जाते हैं, Ag के ऊपर जमते जाते हैं यहां पर इस तरह से। मतलब ये तार के ऊपर एक परत बना लेते हैं, किसकी परत बना लेते हैं, AgCl की। तो बस ये आपके कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, फिर सिल्वर इलेक्ट्रोड हो गया। मतलब ये Ag का तार इलेक्ट्रोड का काम करेगा और इसके अंदर क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड का और क्या हो जाएगा, AgCl की परत जम जाएगी। तो इसके अंदर देखो होता क्या है, ये जो AgCl है, ये AgCl ये क्या करता है, इस तार से, तार मतलब इलेक्ट्रोड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है आपके Ag प्लस Cl माइनस बनाता है। क्या बनाता है, AgCl। ये जो आपका बनाता है ना इलेक्ट्रोड, ये आपके क्या, ये जानना है सॉलिड है और ये एक्वस फॉर्म है, ये भी सॉलिड फॉर्म है। AgCl भी ये परत ही तो बना रहा था, परत कौन सी होगी, ठोस होगी AgCl की। तो AgCl इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, Ag प्लस Cl माइनस बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, Ag प्लस Cl माइनस बनाता है ना। तो अब देखो क्या होगा, इसकी नेचुरल समीकरण बनानी है आपको। तो E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन का वैल्यू कितनी लिखोगे, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, देखो भाई 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मतलब एक चार्ज की बात ही तो हो रही है। प्लस माइनस को मैंने मत देखना, आपको देखना इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, ठीक है। लो अब मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, लो की जगह यहां पर लिखूंगा मैं Ag, इधर लिखूंगा मैं Cl माइनस अपॉन इधर क्या लिखूंगा, केवल AgCl। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, E बराबर E नॉट माइनस 0.0591, ठीक है, लॉग Ag की वैल्यू कितनी लिखोगे, 1 लिखोगे, क्योंकि ये क्या सॉलिड है। केवल क्या बचेगा, क्लोरीन आयन बचेगा, क्योंकि नीचे भी AgCl है, ये भी सॉलिड है, केवल आपकी ये बचेगा। तो ये आपके कौन सा हो गया, सिल्वर इलेक्ट्रोड हो गया। देखो अगर ये आपको आता है ना तो आपको इसी तरह करना है, डायग्राम बनाना, ये इक्वेशन लिखना है जरूरी। थ्योरी के बारे में कितना लिखोगे, थ्योरी में इतना ही लिखोगे। एक पात्र होता है जिसके अंदर HCl भरा होता है, एक तार होता है सिल्वर का तार होता है। सिल्वर के तार को जब इसमें तार को इसमें डुबाया जाता है तो सिल्वर की तार के चारों तरफ Cl जमा हो जाता है, Cl जम जाता है, इस कारण AgCl की एक परत बनती है। बस ये आपके सिल्वर इलेक्ट्रोड होगी, फिर आपको ये करना पड़ेगा। अब आपके एक लास्ट है, वो है आपके कैलोमर इलेक्ट्रोड। बस ये लास्ट इलेक्ट्रोड है, फिर आपकी वीडियो खत्म। देखो ये आपके लास्ट है कैलोमर इलेक्ट्रोड। इसके अंदर क्या होता है, इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। आपके पास में एक नली होती है, इस तरह की एक नली होती है, ठीक है, इस तरह की एक नली होती है। इस नली का एक मुंह इस तरह से होता है। अब क्या करते हैं, इस नली से एक और नली जोड़ देते हैं। ये तो आपकी एक नली है, एक नली है, इस नली की इस मुंह पर एक और नली जोड़ देते हैं अपन कुछ इस तरह से। मतलब टोटल कितनी नली होगी, 2 नली, एक नली है, एक नली है। अब क्या होता है, इस नली के अंदर क्या होता है, 3 चीजें अपन भरते हैं। अच्छा, क्लोमल किसे बोलते हैं, क्लोमल, तो ध्यान रखना, Ag2Cl2, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको क्लोमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोमल बोलते हैं, है ना। Ag2Cl2 को क्लोमल बोलते हैं। अब क्या होता है, आपके पात्र दिख रहा है, यहां पर क्या होता है, एक वायर होता है, ये वायर क्या करता है, ये नली और इस नली को मैं क्या करता है, विद्युत धारा। भाई एक तो ये नली, ये एक नली है और ये दूसरी नली है।
इनके बीच में एक प्लेटिनियम का वायर होता है। कौन सा वायर होता है? प्लेटिनियम का वायर, जो विद्युत धारा का प्रवाह करता है। ये प्लेटिनियम के सब वायर पूरी तरह बात रहे होता है ना, यूं होता है। ये किसका वायर है? प्लेटिनियम का वायर है। अब क्या होता है कि यहां पर तो यहां पर तो आपके बना रहता है Hg। ये जो रेड दिख रहा है ये आपकी क्या है? Hg यानी मरकरी है। फिर यहां तक ये जो स्टेट ब्रीमेन है यहां तक इसमें भरा रहता है आपके Hg2Cl2 यानी क्लोमन भरा रहता है। और फिर जो ये बचा इसके अंदर आपके भरा रहता है KCl भरा रहता है। ये बात समझ में आई नहीं है? ये मतलब ये Hg यहां तक भरा हुआ है। क्लोमन में क्या होता है? आपके कुछ इस तरह की संरचना होती है जिसके अंदर एक ये नली होती है और एक ये नली होती है ना। अब क्या होता है? ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, ये प्लेटिनियम का तार है। किसका तार है? प्लेटिनियम का तार है। ठीक है। इस प्लेटिनियम के तार में क्या होता है? इस नली के जो लास्ट वाला भाग वहां पर, और इस पूरी नली में आपके क्या भरा रहता है? Hg भरा रहता है। इस Hg के ऊपर क्या भरा रहता है? Hg2Cl2 भरा रहता है और इसके ऊपर KCl भरा रहता है। तो अब इसके अंदर देखो रिएक्शन क्या होती है। इसके अंदर रिएक्शन ये होती है कि जो आपकी Hg2Cl2 है ये क्या करता है? इस मरकरी के द्वारा त्यागे गए जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? ये जो Hg है ना, ये Hg, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उनको ये ग्रहण करता है और ये बनाता है 2Hg प्लस 2Cl माइनस। क्योंकि यहाँ पर Hg2Cl2 इसलिए 2Hg2Cl माइनस आएगा। अब इसकी नेचुरल समीकरण लिख दो। E बराबर E0 माइनस 0.0591। एन कितना लिखोगे? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो 2, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो वो लिखना आपको। ये जितने चार्ज आपको दिखो वो लिखना है। यहां पर आपको अगर सर चार्ज तो एक ही है लेकिन चार्ज का आगे संख्या 2 है ना, इसलिए 2 लिखा मैंने। चार्ज तो यहां पर एक ही है लेकिन आगे संख्या 2 इसलिए यहां पर 2 लिखना पड़ेगा। फिर log Hg। अब देखो यहां पर आगे 2 है तो इस आगे 2 को ऊपर लिखना पड़ेगा। क्लोरीन माइनस, और क्लोरीन के ऊपर भी 2 है तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा अपॉन, इधर आप क्या लिखोगे? केवल Hg2Cl2। अब आपको पता है ये Hg2Cl2 लिक्विड होता है तो इसका मान अपन 1 लेंगे। और ये Hg आपकी क्या, ये भी आपकी क्या होता है? सॉलिड होता है। तो इसका मान भी अपन कितना लेंगे? 1 लेंगे। अपन को ध्यान रखना इधर कौन सी चीज को रखना है? जिसके ऊपर आवेश और चार्ज उसको रखना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log, क्या बचेगा? ये हट जाएगा, क्या बचेगा? Cl माइनस 2 बचेगा। ये आपके होगी नियंत्रित समीकरण। ये आपके हो गया क्लोमन इलेक्ट्रोड। देखो ये लास्ट में जो अपने इलेक्ट्रोड पड़े वो थोड़े से कठिन थे, लेकिन आप ये भी मानकर चलो कि हर साल एक इलेक्ट्रोड पूछा जाता है। अब आपकी इन चारों में से कौन सा एक इलेक्ट्रोड इस साल भी आएगा कंफर्म है, नियंत्रित समीकरण भी आएगी, ये भी पक्का है। तो ये आपकी वीडियो खत्म हो चुकी है और इस वीडियो के अंदर आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पूरी कंप्लीट हो गई, बहुत से टॉपिक अभी भी बच गए हैं, लेकिन अपन को इतना नहीं पढ़ना। अपन को 25 नंबर के सवाल जितने पढ़ना है वो आप क्या कर सकते हो? जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको सही पढ़ के भी ला सकते हो। वो जो 4 वीडियो आप देखोगे ना उससे भी 20 नंबर के आपके सवाल हो जाएंगे। तो ये आपके हो गए। अब इसकी एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर कुछ 3-3 नंबर वाले, कुछ 7-7 नंबर वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको मैं करवा दूंगा। तो टोटल 8 वीडियो बनी है फिजिकल केमिस्ट्री की, उनसे आपके आराम से इजिली 25 नंबर के सवाल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।